हम लोग बात करने वाले थे हत्या पे, 101 में परिभाषित हो रही है। और डिफिनीशन की जो शुरुआत है वहां से आप देखेंगे तो कहता है इसमें इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। इसका मतलब यह हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपराधिक मानववध होगा और उसके बाद डैश के बाद जो परिस्थितियां लिखी गई हैं, अगर ये परिस्थितियां मौजूद हैं तो वो आपराधिक मानववध हत्या की श्रेणी में आएगा। अदरवाइज वो आपराधिक मानववध ही रह जाएगा, क्योंकि यहां क्या लिखा, आपराधिक मानववध हत्या है। कहता है इसमें इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। मीनिंग देयर बाय whenever the question will arise that this culpable homicide comes under the definition of murder or not, then first of all the court will decide कि जो कुछ हुआ, अर्थात जिस कृत्य के परिणाम स्वरूप मानव मृत्यु घटित हुई है, क्या वो कृत्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में है। जब तक ये डिसाइड नहीं होता तब तक आगे की बात चल नहीं सकती है, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि आपराधिक मानववध हत्या है। इसका मतलब पहले डिसाइड होगा कि आपराधिक मानववध है या नहीं है, बाद में डिसाइड होगा कि वो हत्या है या नहीं है। अब यह भी हो सकता है कि आपराधिक मानववध है, आप इस निर्णय पर तो आए, किंतु हत्या ये इस आपराधिक मानववध के संबंध में हुई है, ये कहा ही नहीं जा सकता। यानी आप इस निर्णय पर नहीं आए कि यह हत्या है, लेकिन आपराधिक मानववध है, इतना निश्चित करने के बाद ही अगला सवाल पैदा होता है कि यह आपराधिक मानववध हत्या है या नहीं है। अगर पहला ही सवाल इसी को डिसाइड करते समय पता यह लगा कि तो आपराधिक मानववध ही नहीं है, ये तो सिर्फ मानव मृत्यु का मामला है, ठीक है। हमने आपसे लगातार बोला है कि प्रत्येक मानव मृत्यु आपराधिक मानववध को गठित नहीं करती है। मानव मृत्यु है, वो सदोष कार्य का परिणाम हो सकती है, वो निर्दोष कार्य का परिणाम हो सकती है, ठीक है। लेकिन जिस कार्य का परिणाम वो है, वो काम अगर 299 की जो परिस्थितियां हैं, यानी ये आशा रखते हुए कि उससे मानव मृत्यु ही कारित हो, अगर नहीं किया गया है, या ऐसी क्षति कारित करने के आशय से कि वो मानव मृत्यु को संभाव्य बना दे, उस मानव मृत्यु को घटित नहीं किया गया है, या ये जानते बूझते कि मेरे इस कार्य का परिणाम मानव मृत्यु के रूप में आ सकता है, उसके बाद भी उस काम को करके मानव मृत्यु का परिणाम प्राप्त नहीं किया गया है, तो फिर किया गया कृत्य प्रकृति से आपराधिक है या निर्दोष है, और उसका परिणाम मानव मृत्यु भी है। इससे कोई मानववध आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता। ये आपसे लगातार हम बोल रहे हैं, कोई मानववध आपराधिक मानववध की श्रेणी में आए, इसके लिए धारा 100 या धारा 299 इनमें वर्णित जो 3 परिस्थितियां हैं, उनको ध्यान में रखकर कार्य के किए जाने के समय ही वे कर्ता की मानसिक दशा के रूप में कर्ता में मौजूद होनी चाहिए। अगर वे नहीं है तो फिर
ये मामला मानव मृत्यु का हो सकता है, किंतु ये मामला आपराधिक मानववध का नहीं है। तो अगर आपने किसी मानव मृत्यु के संबंध में विचार करना प्रारंभ किया और विचार का परिणाम यह आया कि यह मात्र मानव मृत्यु का मामला है, यह आपराधिक मानववध का मामला ही नहीं है, तो बात वहीं खत्म हो गई है। आगे कुछ विचार चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जब आपराधिक मानववध है नहीं तो हत्या होने का तो सवाल है ही नहीं। और क्यों नहीं है? मेरे कहने से नहीं। धारा 101 ये कह रही कि आपराधिक मानववध हत्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट इंक्वायर, मीनिंग देयर बाय द पर्सन हु वांट्स टू डिसाइड कि ये मानव मृत्यु हत्या है या नहीं, तो उस मृत्यु के संबंध में, उस मानव मृत्यु के संबंध में सर्वप्रथम उसे निष्कर्ष निकालना होगा कि वो आपराधिक मानववध के परिणाम स्वरूप हुई मृत्यु है या नहीं है। प्रथम तब तक पहली बात यही उसे डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि परिभाषा कहती है कि आपराधिक मानववध हत्या है। तो अगर इस निष्कर्ष पर आप आ गए कि ये आपराधिक मानववध ही नहीं है, तो आगे किसी निष्कर्ष को निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। आपराधिक मानववध हत्या है और ये मानव मृत्यु आपराधिक मानववध ही नहीं है, तो आगे सोचे ही क्यों? आगे सोचने की कोई जरूरत है नहीं। अब आपकी जो एनालिसिस है इस मानव मृत्यु के संबंध में, वो एनालिसिस इस संकेत, ठीक है, इस विचार को जन्म दे रही है, ये संकेत कर रही है कि जो मानव मृत्यु आपके समक्ष विचार के लिए रखी गई है वो मानव मृत्यु आपराधिक मानववध है। मीनिंग देयर बाय कि वो मानव मृत्यु उन परिस्थितियों में घटित हुई है जो परिस्थितियां धारा 299 या 100 में बताई गई हैं, अर्थात कार्य के कर्ता में काम के करने के समय यह आशय मौजूद था कि वो उस कार्य के परिणाम स्वरूप किसी मानव प्राणी की मृत्यु कारित कर दे। इस किसी मानव प्राणी शब्दावली में कोई विशेष मानव प्राणी, यानी ऐसा मानव प्राणी जिसे वो राम श्याम आदि नामों से जानता हो, या कोई ऐसा मानव प्राणी जिसका उससे कोई परिचय नहीं है किंतु मानव प्राणी है, उसकी मृत्यु कारित कर देने का आशय उसमें विद्यमान था। जैसे आतंकवादी हैं, वो राम श्याम, ठीक है, अब्दुल रहीम, इनमें से तो किसी की मृत्यु कारित नहीं करना चाहते, वो तो जानते भी नहीं है कि हम किसकी मृत्यु कारित करेंगे, ठीक है ना भाई। आतंकवादी ये जानता थोड़ी है कि वो किस मानव प्राणी की मृत्यु कारित करेगा, लेकिन उसके द्वारा कारित मानव मृत्यु हत्या की श्रेणी में चली जाती है, क्योंकि वो उस कार्य को करने के समय ये आशय धारित करता है कि किसी मानव प्राणी की मृत्यु हो, चाहे ए मरे और चाहे बी मरे। और यही स्थिति धारा 100 या 299 का जो दृष्टांत का है, ठीक है, वो प्रतिध्वनित कर रहा है कि वो घास और लकड़ियां गड्ढे पर इस आशय से बिछा रहा है कि किसी मानव प्राणी की मृत्यु कारित हो। तो जो मानव मृत्यु आपके समक्ष विचार के लिए मौजूद है, उसके संबंध में आप इस निष्कर्ष पर आ गए कि यह आपराधिक मानववध है, क्योंकि इसे जिस कार्य के माध्यम से उत्पन्न किया गया है वो कार्य किए जाने के समय कार्य के कर्ता में किसी मानव प्राणी की मृत्यु कारित करने का आशय विद्यमान था, या फिर ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय विद्यमान था जिससे मानव मृत्यु संभव हो सकती थी।
या ये ज्ञान मौजूद था कि मेरे इस कार्य के परिणाम स्वरूप किसी मानव प्राणी की मृत्यु संभाव्य है। अगर इनमें से एक चीज भी मौजूद थी और तीनों मौजूद थे तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन न्यूनतम अगर एक चीज भी मौजूद थी तो यह आपराधिक मानववध है। अब यह भी हो सकता है कि आपराधिक मानववध जिन परिस्थितियों में हत्या बनेगा वे परिस्थितियां विचार करने पर आपको गैर मौजूद दिखाई दें, ये भी हो सकता है। ठीक है, जब इस निष्कर्ष पर आप आ गए कि यह आपराधिक मानववध है, अब आपको जानना है कि यह हत्या है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए धारा 101 कह रही है कि इसमें इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है, डैश ले लिया उसने, और डैश लेने के बाद का, खा, गा और घा, इन चार खंडों में चार परिस्थितियां ये वर्णित थी। ठीक है, इसका मतलब ये निकला कि बेयर लैंग्वेज को अगर हम विश्लेषित करें, अगर उसका एनालिसिस करें, तो एक बात तय हो रही है कि जब ये डिसाइड हो जाएगा कि आपराधिक मानववध है, ये मानव मृत्यु आपराधिक मानववध है, तब अगला विचार शुरू होगा कि खंड का, खंड खा, खंड गा और खंड घा, इनमें जो स्थितियां बताई गई हैं, क्या ये स्थितियां एडिशनली मौजूद रही हैं? ये जो का, खा, गा और घा स्थितियां हैं, ये स्थितियां धारा 100 की स्थितियों के अंतर्गत आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन धारा 100 की स्थिति तभी बनेगी जब धारा 300 या धारा 101 में वर्णित चार स्थितियां हो, ऐसा नहीं है। जैसे हमने कहा बहुत मीठा, तो बहुत मीठे में कम मीठा है, लेकिन कम मीठे में बहुत मीठा नहीं है। ठीक है ना? जब आप कहते हैं कि नमक बहुत ज्यादा है, तो जो न्यूनतम नमक है वो भी मौजूद है और अधिकतम नमक वो भी मौजूद है। लेकिन जब आप कहते हैं कम नमक है तो फिर ज्यादा नहीं होता। इसीलिए आप लोगों से घर में खाना बनाते समय ये कहा जाता है कि नमक लोग अपनी पसंद के मुताबिक डाल लेंगे, अगर आपने बढ़ा दिया तो कम नहीं हो सकता, लेकिन अगर कम डाला जाए तो बढ़ाया जा सकता है। यानी ज्यादा में कम होता है लेकिन कम में ज्यादा नहीं होता। तो 299 या 100 वहां जो परिस्थितियां बताई गई हैं, उन परिस्थितियों में धारा 300 में या धारा 101 में वर्णित परिस्थितियां हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी धारा 299 या धारा 100 में जो वर्णित परिस्थिति है वो दोनों तरह की हो सकती है। ऐसी भी हो सकती है कि उसमें धारा 101 में जो का खंड, खा खंड, गा खंड और घा खंड में कहा गया है वो मौजूद हो, यह भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि धारा 100 या धारा 299 में जो तीन स्थितियां बताई गई हैं, ठीक है ना, कि मृत्यु कारित करने के आशय से काम किया जाए, ऐसी क्षति कारित करने के आशय से किया जाए जिससे मानव मृत्यु संभाव्य हो, या इस ज्ञान के साथ किया जाए कि इस ज्ञान का, इस कार्य का परिणाम मानव मृत्यु होगी। इन तीन स्थितियों में धारा 101 में बताई गई का, खा, गा और घा खंड की स्थितियां हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, दोनों बातें हो सकती। ऐसा भी हो सकता है कि धारा 299 या धारा 100 में वर्णित तीन स्थितियां तो हो, किंतु
धारा 101 में वर्णित जो 4 स्थितियां हैं का, खा, गा और घा खंड में, ये न हो, ये भी संभव है। और ये भी संभव है कि धारा 299 या धारा 100 में वर्णित 3 स्थितियां ये तो हो ही हो, लेकिन एडिशनली धारा 300 या धारा 101 में वर्णित 4 स्थितियां ये भी मौजूद हों। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो अगर पोजीशन ये आ गई कि आपने विचार किया और यह पता लगा कि कार्य के कर्ता ने जिस कार्य से इस मानव मृत्यु को जन्म दिया था वो काम धारा 299 या धारा 100 में वर्णित परिस्थितियों में तो किया था उसने, लेकिन एडिशनली उसमें धारा 300 या 101 में वर्णित 4 स्थितियां मौजूद नहीं थी। अगर यह निष्कर्ष हुआ तो फिर मामला सिर्फ आपराधिक मानववध का है, हत्या का नहीं है, क्योंकि 4 स्थितियां जो धारा 300 या 101 में वर्णित हैं इनको एडिशनली उपस्थित होना चाहिए था। ठीक है ना, उस काम में जो काम आपराधिक मानववध को गठित कर रहा था उस काम में एडिशनली धारा 300 की 4 स्थितियां या उनमें से कम एक स्थिति ये होनी चाहिए थी। अगर ये नहीं है तो काम सिर्फ आपराधिक मानववध है, किंतु वो हत्या नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपराधिक मानववध है। और उसका दंड कहां मिलेगा आपको? धारा 304 ना मिलेगा, पार्ट 1 में मिलेगा, पार्ट 2 में मिलेगा। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट कठिन है, एक एक बात को लेकर चलना पड़ता है और कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, इसलिए हम एक एक बात लेकर चल रहे हैं ताकि सारी बातें क्लियर रहें। कार्य जिससे मानव मृत्यु हुई उसके संबंध में आपका निष्कर्ष यह है कि यह कार्य मानव मृत्यु घटित करता है लेकिन आपराधिक मानववध को घटित नहीं करता, अर्थात कार्य के कर्ता में 299 या 100 की स्थितियां कार्य के किए जाने के समय मौजूद नहीं थी। बात खत्म हो गई, न यह आपराधिक मानववध है, न यह हत्या है। और जब आपराधिक मानववध नहीं है तो हत्या तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आपराधिक मानववध हत्या है, तो पहले आपराधिक मानववध होना चाहिए। अब आपने विचार किया कि आपराधिक मानववध है, अब आप जानना चाहते हैं कि हत्या है या नहीं, तो फिर डेफिनेशन फिर देखेंगे। 101 कहता है आपराधिक मानववध हत्या है यदि का, खा, गा और घा खंड में से कोई एक स्थिति या चारों की चारों स्थितियां ये मौजूद हो तो ये आपराधिक मानववध हत्या भी बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कार्य के कर्ता में कार्य को करने के समय न सिर्फ धारा 299 या 100 में वर्णित स्थितियां मौजूद थी, बल्कि वे उन दशाओं में मौजूद थी जो धारा 101 या 300 के का, खा, गा या घा खंड में लिखी हैं, उस तीव्रता के साथ। ठीक है, वे कार्य के कर्ता में मौजूद थी। या आप यूं कह लें सुविधा के लिए कि धारा 299 या 100 में वर्णित स्थितियां तो कार्य के कर्ता में मौजूद ही थी, साथ ही साथ धारा 101 या 300 में वर्णित स्थितियां अतिरिक्त मौजूद थी। ऐसा सुविधा के लिए कह लें। ठीक है, ऐसा सुविधा के लिए कह लें। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 300 की या 101 की जो 4 स्थितियां ये कोई अलग स्थितियां नहीं हैं, बल्कि ये 299 या धारा 100 में वर्णित स्थितियों की एग्रावेटेड, ठीक है ना, एग्रावेटेड फॉर्म है। ऐसी स्थितियां हैं जो धारा 299 या 100 में वर्णित स्थितियों की सबसे खतरनाक स्थिति इस रूप में वर्णित की जा सकती। इसलिए हम कह रहे हैं कि सुविधा के लिए आप ये यहां पर मान सकते हैं
कि जब कार्य के कर्ता में 299 की स्थितियां तो मौजूद ही हो, धारा 100 की स्थितियां तो मौजूद ही हो, लेकिन 101 या 300 की स्थितियां अतिरिक्त रूप से मौजूद हो, तो कार्य आपराधिक मानव उससे हत्या में चला गया। ठीक है। अब यह भी हो सकता है कि 299 की स्थितियां हो लेकिन 300 की न हो, 100 की स्थितियां हो 101 की न हो, यह भी हो सकता है। तो कार्य सिर्फ आपराधिक मानववध रह गया। लेकिन अगर ये एडिशनली वहां जुड़ गई आके तो फिर कार्य हत्या बन गया और दंड कहां मिलेगा? 103 या 302 में। ठीक है। अब एक तीसरी स्थिति हो सकती है, कार्य आपराधिक मानववध है, यह निष्कर्ष आपका आ गया। आपने आगे विचार किया तो पता यह लगा कि धारा 101 या 300 में जो स्थितियां वर्णित हैं 4 वे भी मौजूद थी, अर्थात कार्य हत्या भी हो गया। ठीक है ना। आपराधिक मानववध है, ये तो निष्कर्ष आपका आ ही गया। और आपराधिक मानववध जब ये है, ये निष्कर्ष आपने निकाल लिया, तो आगे के निष्कर्ष निकालेंगे आप कि क्या ये हत्या है, ये जानने की कोशिश आप करेंगे। और जब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आपराधिक मानववध हत्या है, तब आपको ये देखना होगा कि धारा 101 या धारा 300 में जो वर्णित 4 स्थितियां हैं, जो का, खा, गा और घा खंड में विधायिका के द्वारा लिखी गई हैं, क्या उनमें से कोई एक मौजूद है, ये आप जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता लग गया कि यस, धारा 300 या 101 में वर्णित 4 स्थितियों में से एक या सारी की सारी मौजूद है। अब मामला आपराधिक मानववध के साथ साथ हत्या का भी बन गया। क्यों? 101 कह रहा ना, आपराधिक मानववध हत्या है यदि निम्नलिखित परिस्थितियों में की जाए, जो का, खा और गा और घा खंड में बताई गई। तो जब आप इस निष्कर्ष पर आ गए हैं कि न सिर्फ यह आपराधिक मानववध है, बल्कि इसमें वो स्थितियां भी मौजूद हैं जो का, खा, गा और घा खंड में 101 में या 300 में बताई गई हैं, तो डेफिनेटली ये कार्य न सिर्फ आपराधिक मानववध बन गया, बल्कि ये हत्या भी बन गया। ठीक है। अब एक अगली जांच होगी, और वो अगली जांच क्या होगी आपके द्वारा, कि कहीं ये हत्या के जो अपवाद बताए गए 5, उनमें तो नहीं आ गया। अगर उनमें आ गया है तो फिर ये हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध बन गया। ठीक है। इसका मतलब कोई मानववध आपराधिक मानववध हो, यह जरूरी नहीं, यह जरूरी नहीं है। और प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या हो, यह जरूरी नहीं। और आपराधिक मानववध जो हत्या है वो हत्या ही बना रहे, यह भी जरूरी नहीं। ठीक है ना। इसका मतलब निकल क्या आया? निकल कर यह आया कि हत्या हो, इसके लिए जरूरी है सबसे पहले आपराधिक मानववध हो। उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? आपराधिक मानववध हो, क्योंकि आपराधिक मानववध ही हत्या है। ठीक है ना। आपराधिक मानववध ही हत्या है। और आपराधिक मानववध कब हत्या है? जब आपराधिक मानववध को गठित करने वाली स्थितियों के साथ हत्या की स्थितियां जिन स्थितियों में बनती हैं, वे भी आपराधिक मानववध कारित करने वाले व्यक्ति के मन में आपराधिक मानववध को जन्म देने वाले काम के किए जाने के समय मौजूद थी, यह बात साबित हो जाए, तब आपराधिक मानववध हत्या है। अगर यह साबित नहीं हो पाया कि 300 या 101 की स्थितियां एडिशनली मौजूद हैं, तो वो सिर्फ आपराधिक मानववध होगा, किंतु हत्या नहीं होगा। इसीलिए आपके यहां प्रश्न क्या होता है कि प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध है, किंतु प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं है।
ठीक है, यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध है, किंतु प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। कारण उसका यही है, इस कथन का जो सूत्र है वो कहां है? इन शब्दों में कि आपराधिक मानववध हत्या है, ये डेफिनेशन में लिखा है। और जो आपराधिक मानववध हत्या है, इसका मतलब ये हो गया कि आपराधिक मानववध ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ आपराधिक मानववध हो, हत्या न हो। और ऐसा कब होगा? जब आपराधिक मानववध गठित करने वाली स्थितियों में मानववध हुआ, ये तो साबित होगा, किंतु हत्या जिन स्थितियों में होती है वे भी मौजूद थी, ये साबित नहीं होगा। तब वो आपराधिक मानववध रह जाएगा, किंतु हत्या नहीं होगा। लेकिन हत्या अगर साबित हुई तो आपराधिक मानववध साबित हुए बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि आपराधिक मानववध हत्या है। तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि कोई मानववध आपराधिक है या नहीं। उसके बाद डिसाइड होगा कि वह हत्या है या नहीं है। और उसके बाद एक बार आप इस निष्कर्ष पर आ गए कि हत्या है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि हत्या के जो 5 अपवाद बताए गए उनमें से किसी के अंतर्गत तो यह नहीं आ गया जो हत्या के रूप में मेरे द्वारा पहचाना गया काम है, वो काम हत्या की अपवादिक दशाओं में शामिल तो नहीं हो गया। अगर ऐसा है तो फिर पुनः वो कहां चला गया? हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध में। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन कह रही है कि इसमें इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर, ठीक है ना, इसमें इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आपराधिक मानववध हत्या है, इस निष्कर्ष पर आप आ गए, लेकिन आपने यह देखा कि मामला इसमें इसके पश्चात अपवादित दशाओं में भी आ रहा है, तो फिर आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि कहता है इसमें इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। इन शब्दों का जो अर्थ होगा वो यही निकलेगा कि आपराधिक मानववध अगर इसमें इसके पश्चात अपवादित दशाओं के अंतर्गत आ गया तो फिर वो हत्या नहीं होगा। हमने आपसे कई बार कहा कि कानून में जो लिखा है वो भी पढ़ा जाएगा और जो नहीं लिखा अर्थात जो शब्दों का स्वाभाविक अर्थ है वो भी पढ़ा जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कानून को अभिव्यक्त रूप से पढ़ा जाएगा, कानून को विवक्षित रूप से पढ़ा जाएगा। जो एक्सप्रेसली लेट डाउन है वो भी आप पढ़ेंगे और जो इंप्लाइडली उसका अर्थ हो सकता है वो भी आप पढ़ेंगे। तो यहां जब वो कहता है आपराधिक मानववध हत्या उसी दशा में है जबकि वो का, खा, गा और घा खंड में आए और अपवादित दशाओं में ना आए। इसका मतलब 3 स्थितियां हो गई। एक स्थिति जबकि केवल आपराधिक मानववध हुआ किंतु हत्या नहीं हुई, क्योंकि 4 अपवाद, ठीक है, 4 खंडों में बताई गई किसी दशा में वो आपराधिक मानववध आया ही नहीं। ठीक है, इसलिए केवल आपराधिक मानववध हुआ, हत्या नहीं हुई। और अगर आपराधिक मानववध की स्थिति में आया और साथ ही साथ 4 स्थितियों में से किसी एक के अंतर्गत भी आ गया या सबके अंतर्गत आ गया तो हत्या भी हुई। अब यह आपराधिक मानववध हत्या है, आपराधिक मानववध हत्या बन गया, लेकिन साथ ही साथ वो 5 में से 5 आपराधिक दशाओं में से किसी एक इसमें भी आ गया। अब फिर आपराधिक मानववध हत्या नहीं बचा। ठीक है, तो आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं बचा वो कहां दंडित होगा? 304 सेक्शन या जो वर्तमान में 104 हो गया है उसी में दंडित होगा। ठीक है ना, अगर आपराधिक मानववध ऐसा है जो हत्या नहीं है तो उसके लिए एक ही सेक्शन है 104, पूर्व में कौन सा था? 304। और अगर मसला यह है कि आपराधिक मानववध भी है और हत्या भी है
तो फिर उसके लिए भी एक ही सेक्शन है, 103 या 302। ठीक है। और जब 104 हम लोग पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे उसके दो भाग हो जाएंगे। ठीक है, दो भाग 104 पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके उसे पढ़ा जाता है। 304 पार्ट 1 पार्ट 2 पहले जो था अच्छा 104 हम गलत बोल रहे हैं, 105। ठीक है, 105 है हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानवों के लिए दंड। ठीक है, पहले जो 304 था वो अब कितना हो गया, 105। और अभी भी उसे वैसे ही इनेक्ट कर रखा है। ठीक है, यानी 1-2 करके विभाजन नहीं है, लेकिन उसे पढ़ा ऐसे ही जाता था। पहले भी 304 पार्ट 1 पार्ट 2 और संभवतः अभी भी इसे ऐसे ही पढ़ा जाएगा। जब हम लोग वहां पूछेंगे तो देखेंगे। लेकिन आप ये यहां पर समझ लेंगे कि अगर आपका काम आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है, चाहे अपवादों के प्रभाव से और चाहे इस कारण से कि धारा 101 में बताई गई 4 स्थितियों में से कोई भी उन कामों के साथ मौजूद थी जिन कामों ने उसे आपराधिक मानववध बनाया। ठीक है, ये साबित ही नहीं हो पाया, चाहे इस कारण से और चाहे अपवादिक दशाओं में आ जाने के कारण से, किसी भी कारण से अगर आपराधिक मानववध हत्या नहीं बचा तो फिर आपको जो दंड मिलेगा वो वर्तमान में 105 और पूर्व में 304 पार्ट 1 में मिलेगा, पार्ट 2 में मिलेगा, ये आगे देखेंगे। अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने कहा ना, हम एक एक बात को पकड़ेंगे, एक एक बात की बात करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही अपने में इतना कठिन है। ठीक है, इसकी एक एक बात को क्लियर करने में समय लगता है। तो इसलिए आप यहां पर केवल इतना ही समझे वो 304 पार्ट 1 या 304 पार्ट 2 या 105 कि किस दंडित भाग के द्वारा दंडित किया जाएगा, ये अभी बात नहीं करेंगे। यहां सिर्फ इतना ही समझेंगे कि यदि आपराधिक मानववध रह गया, हत्या की कोर्ट में नहीं आया, किसी भी कारण से, किसी भी प्रभाव से, तो उसे 105 या 304 में ही दंडित किया जाएगा। अगर हत्या है ये साबित हुआ तो फिर मामला 302 या 103 में जाएगा। अब कोई आपराधिक मानववध हत्या बनेगा कब, प्रश्न ये उठता है। ठीक है, और जब इस प्रश्न का आप जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो अपने आप एक चीज निकलने लगेगी कि हत्या और आपराधिक मानववध में अंतर क्या है, ये अपने आप आएगा। क्योंकि कोई अंतर तो होगा ही भाई। जब आप ये कहते हैं कि अगर ये चीजें और मौजूद होती हैं, का, खा, गा और घा की स्थितियां और मौजूद होती तो आपराधिक मानववध हत्या बन गया होता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि का, खा, गा और घा की जो स्थितियां हैं वो 299 की स्थितियों से कुछ अलग हैं, कुछ अलग हैं। तभी तो आप ये कह रहे हो कि अगर का, खा, गा और घा की स्थितियां और हों तो आपराधिक मानववध हत्या बनेगा। अगर दोनों में कोई अलगाव हो ही ना तो ये कहा ही कैसे जा सकता है कि आपराधिक मानववध हत्या है। ठीक है, फिर तो आपराधिक मानववध यही कहा जाएगा। भाई आदमी अच्छा होता है, अगर आप ये कह रहे हो तो आदमी और अच्छे आदमी में कोई फर्क ये तो बताना पड़ेगा कि आदमी तब होता है जब उसमें ये गुण हो और वो अच्छा आदमी तब होता है जब उसमें ये गुण हो। अगर आदमी और अच्छे आदमी इसके गुणों में कोई भेद ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है,
तो हाउ कैन यू से कि आदमी और अच्छा आदमी अलग अलग होता है? और यही मेरा तो तर्क ही यही है कि आदमी और अच्छा आदमी अलग अलग नहीं होता, क्योंकि आदमी और अच्छे आदमी की विशेषताएं अलग अलग नहीं की जा सकती। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि आदमी और बुरा आदमी ये तो होता है, लेकिन आदमी और अच्छा आदमी ये नहीं होता। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि अच्छा आदमी उसे कहेंगे जो सच बोले, ईमानदारी से जिए, जीवों पर दया करे, सबसे प्रेम संबंध रखे, तो ये तो आदमी के लक्षण है, ये अच्छे आदमी के नहीं है, ये आदमी के लक्षण है। और जिसमें ये नहीं है वो बुरा आदमी है। ठीक है, यह आदमी इससे हीन है, यह आदमियत से हीन है, लेकिन चूंकि वो प्रारूप में आदमी ही होता है, उसके भी दो कान, दो आंखें, एक नाक, दो हाथ, दो पैर, ये होते ही हैं। इसलिए भाषा में उसके लिए शब्द क्या रखा? बुरा आदमी। लेकिन ये अच्छा आदमी नहीं होता, क्योंकि आदमी और अच्छे आदमी के बीच कोई भेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं किया जा सकता। तो अगर ये कह रहा है 101 कि आपराधिक मानववध हत्या है, यदि का, खा, गा और घा ये एडिशनली मौजूद हो तो वो हत्या है। इसका मतलब ये हो गया कि का, खा, गा और घा इनमें जिन स्थितियों का वर्णन है वे स्थितियां 299 या धारा 100 में बताई गई स्थितियों से अलग हैं। ठीक है ना? अगर अलग ना हो तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि जब ये स्थितियां और शामिल हो जाएंगी केवल उसी दशा में आपराधिक मानववध हत्या बनेगा, अदरवाइज हत्या नहीं बनेगा। ये बात बोली नहीं जा सकती। कैसे बोल दी जाएगी? जब आप कहते हो कि अरहर की दाल मसूर की दाल से अलग है, अरे भाई तब आपको कोई डिफरेंस बताना पड़ेगा ना कि साहब मसूर की दाल लाल होती है, अरहर की दाल पीली होती है, मसूर की दाल छोटी होती है, अरहर की दाल बड़ी होती है। आप कोई डिफरेंस बताएंगे? अरहर की दाल की प्रजातियां ये हैं, मसूर की दाल की प्रजातियां ये हैं, अरहर इस सीजन में उगती है, मसूर इस सीजन में उगती है, अंतर करेंगे ना? जब आप कहते हो कि दोनों चीजें अलग अलग हैं तो अलगाव उनके गुणों में होगा ना, उनकी विशेषताओं में होगा। उस अलगाव के कारण ही वो अलग अलग हुई होंगी। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर लेजिस्लेचर ने यह लिखा कि आपराधिक मानववध हत्या है, इसका मतलब यह हो गया कि हत्या और आपराधिक मानववध में कुछ डिफरेंस है। और लेजिस्लेचर ने सिर्फ इतना ही नहीं लिखा, तो यह भी लिखा कि आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह का, खा, गा और घा इन स्थितियों के साथ, ठीक है, शामिल हो जाए। यानी आपराधिक मानववध जिस काम के माध्यम से हुआ, अगर उसमें 300 या 101 की स्थितियां और शामिल हो जाएं तो वो हत्या है। इसका मतलब का, खा, गा और घा में जो स्थितियां वर्णित हैं ये डेफिनेटली 100 में वर्णित स्थितियों से अलग है। वो अलग अलगाव हमें दिखता है, नहीं दिखता, इसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन वो अलगाव है। दुनिया में बहुत कुछ है जो हमें नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में वो नहीं है जो हमें नहीं दिखता। ठीक है, दुनिया में आपको वही दिखता है जो आप देखना चाहते हैं। जो आप देखना नहीं चाहते, ये जिसकी जरूरत आपको नहीं है, वो आपको दिखता नहीं। आप सड़क पर रोज जाते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स आपको नहीं दिखता। जिस दिन चिट्ठी डालनी होगी उस दिन लेटर बॉक्स दिखाई देगा।
अन्यथा रोज निकल जाएंगे और नहीं दिखाई देगा। आप रोज निकल जाएंगे, शराब की दुकान आपको नहीं दिखेगी, और शराबी को सबसे पहले वही दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो जिसकी जैसी दृष्टि है उसकी वैसी सृष्टि है। ठीक है, कहते हैं कि ईश्वर जब आपको उपलब्ध हो जाएगा तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो आपकी दुनिया बदल जाएगी मीनिंग दर भाई ये दुनिया नहीं बदलेगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी दुनिया अभी ये है कि आपको बेटे में ठीक है प्रेम दिखाई देता है, फिर आपको पूरी दुनिया में प्रेम दिखाई देने लगेगा। आपकी दुनिया बदलेगी, दुनिया तो यही रहेगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी। ठीक है, तो जो कुछ है वो आपको दिखता हो जरूरी नहीं है, और जो आपको नहीं दिखता वो दुनिया में नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऐसे ही आपराधिक मानववध या हत्या का अंतर आपको नहीं दिखता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतर है। और आपको न दिखे फिर भी आपको मानना चाहिए कि अंतर है, अन्यथा आप उच्च कोटि के मूर्ख हैं। ठीक है, अगर आप ये स्वीकार कर लेते कि भाई अंतर तो है, हमें नहीं दिखता, तो निम्नतम कोटि के मूर्ख हैं। या यूं कहें, मूर्ख अब आपको ना कहें तब तो हम ये कहेंगे कि अब आप विद्यार्थी की भूमिका में आ गए, अब आप विद्यार्थी की मन स्थिति में आ गए। क्योंकि विद्यार्थी की मन स्थिति में आने के लिए सबसे पहली जरूरी बात यही है कि हम ये माने कि हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, अंतर है, अंतर है। ये कैसे तय होता? क्योंकि वो कहता है आपराधिक मानववध हत्या है। ठीक है, आपराधिक मानववध हत्या है यदि का खा गा और घा की स्थितियां हो रहा जाए। इसका मतलब का खा गा और घा की स्थितियां अगर न हो तो आपराधिक मानववध केवल आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। ठीक है, तब केवल वो आपराधिक मानववध है, हत्या नहीं है। इसका मतलब का खा गा और घा की स्थितियां अलग हैं उन स्थितियों से जो आपराधिक मानववध को गठित करती हैं। तो का खा गा और घा में जो स्थितियां वर्णित हैं वे किस प्रकार अलग हैं उन स्थितियों से जो आपराधिक मानववध गठित करती? यही हमारी खोज का विषय है, यही हमारी खोज का विषय है। क्योंकि अगर हमने ये नहीं जाना तो हम सुविधापूर्वक इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकते कि ये आपराधिक मानववध हत्या है या नहीं। हमारे दिमाग में वो अंतर क्लियर होने चाहिए। अगर हमें यह नहीं मालूम है कि अरहर की दाल और मसूर की दाल में अंतर क्या होते हैं, तो अरहर की दाल मसूर की दाल ठीक है बताकर और मसूर की दाल अरहर की दाल बताकर हमें कभी भी पकड़ा दी जाएगी और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें जानना ही होगा कि आखिर आपराधिक मानववध और हत्या में क्या फर्क है। तभी तो हम जान पाएंगे कि ये जो प्रश्नगत मानववध मेरे समक्ष रखा है ये आपराधिक मानववध की कोटि में तो आ गया, किंतु ये हत्या की कोटि में जा रहा है या नहीं है, ये हम जानेंगे ही कैसे अगर वो डिफरेंस हमारे दिमाग में क्लियर नहीं है। तो ये डिफरेंस सबसे पहले किसने क्लियर किया है और कब क्लियर हुए? अगर आपसे प्री में पूछा जा रहा है या कहीं भी पूछा जा रहा है कि प्रथमतः इस डिफरेंस को किसने देखा, तो न्यायमूर्ति मेलविल ठीक है और रेक्स बनाम गोविंदा इस मुकदमे में। लेकिन अगर आपसे यही सवाल ऐसे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान के उच्चतम न्यायालय के किस मुकदमे में, क्योंकि हिंदुस्तान का उच्चतम न्यायालय कब बना? 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय ने पहली बार इस अंतर को किस मुकदमे में किया? तो पुन्नैया। ठीक है, पुन्नैया इतना प्रसिद्ध मामला है, आपकी सबकी किताबों में है, देख लेंगे आप। और किन न्यायमूर्ति ने? न्यायमूर्ति सरकारिया। ठीक है, जस्टिस सरकारिया ने इस डिफरेंस को सबसे पहले अनुभव किया या उन्होंने आइडेंटिफाई किया।
और उन्होंने इस रूप में इसे आइडेंटिफाई किया। यानी रेक्सवराम गोविंदा में पहली बार अंतर किया किसने? जस्टिस मेलविल ने। और दूसरी बार या हमारे उच्चतम न्यायालय ने पहली बार जो अंतर किया वो किया वो नैया के मामले में, लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग है। न्यायमूर्ति मेलविल ने जो अंतर किया था रेक्सवराम गोविंदा में, हत्या और आपराधिक मानववध में, वो अंतर को समझने के लिए किया, ठीक है ना। और न्यायमूर्ति सरकारिया ने उन्नैया के मामले में जो अंतर किया वो दंड के दृष्टिकोण से आपराधिक मानववध को श्रेणीबद्ध कैटेगराइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यायमूर्ति सरकारिया ने कहा कि जब आपराधिक मानववध हत्या की स्थितियों में आ जाता है तब वो प्रथम श्रेणी का आपराधिक मानववध बन जाता है दंड के दृष्टिकोण से, दंड के दृष्टिकोण से। यानी अगर आपराधिक मानववध ऐसा है जिसमें हत्या की भी स्थितियां आ गई, यानी हत्या कोई निर्दोष मानववध तो है नहीं, है आपराधिक मानववध, लिखा ही है कि आपराधिक मानववध हत्या है। इसका मतलब हत्या तो आपराधिक मानववध है, लेकिन आपराधिक मानववध ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ आपराधिक मानववध हो, हत्या न हो, ठीक है ना। और इस लाइन को पहली बार पुन्नैया के मामले में ही न्यायमूर्ति सरकारिया ने कहा था, और जिन शब्दों में कहा वो शब्द ये थे कि आपराधिक मानववध प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध है, किंतु विपर्यंत सत्य नहीं है, उल्टा सत्य नहीं है। यह सत्य है कि प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध है, लेकिन विपर्यंत, लेकिन उल्टा सच नहीं है। इन शब्दों में न्यायमूर्ति सरकारिया ने यह लाइन कही थी कि प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध है। क्यों? डेफिनेशन में लिखा है आपराधिक मानववध हत्या है। जब तक आपराधिक मानववध नहीं तब तक हत्या नहीं। तो सत्तापाल यही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपराधिक मानववध है या नहीं। उसके बाद यह हो सकता है कि हत्या की कोर्ट में जाए, और यह भी हो सकता है कि हत्या की कोर्ट में न जाए। तो हत्या की कोर्ट में गया तो आपराधिक मानववध तो पहले हुआ, ठीक है, तो प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध है। लेकिन आपराधिक मानववध रहा और हत्या की कोर्ट में न गया तो केवल आपराधिक मानववध है किंतु हत्या नहीं है, तो विपर्यंत सत्य नहीं है, ठीक है। और इसी लाइन को आपसे एलएलबी, पीसीएसजे, एचजेएस सब में इसी लाइन को कोड करके आपसे सवाल बनाया जाता है कि प्रत्येक आपराधिक मानववध, वो प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध है किंतु प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। यह न्यायमूर्ति सरकारिया का प्रसिद्ध कोट है, और उन्होंने दंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपराधिक मानववध को श्रेणीबद्ध करने के लिए इस अंतर को करने का प्रयत्न किया था और सफलतापूर्वक किया भी है। उन्होंने कहा कि वो आपराधिक मानववध जो हत्या की कोर्ट में भी आ गया, ये प्रथम श्रेणी का आपराधिक मानववध है। प्रथम श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का क्यों? क्योंकि इसमें सर्वाधिक दंड आपको मिलेगा, सर्वाधिक। आपराधिक मानववध अगर हत्या की कोर्ट में चला गया तो सर्वाधिक दंड आप पाएंगे, और सर्वाधिक दंड पाएंगे कितना? मिनिमम, न्यूनतम आजीवन कारावास और अधिकतम फांसी, ये पा जाएंगे आप। और अगर आपराधिक मानववध ये रहा, सिर्फ आपराधिक मानववध, हत्या नहीं बना, या हत्या बना किंतु अपवादिक दशाओं में चला गया, ठीक है, या तो सिर्फ आपराधिक मानववध रह गया, हत्या बना ही नहीं, और या फिर आपराधिक मानववध से हत्या में तब्दील तो हुआ किंतु अपवादिक दशाओं में जाने के कारण वो फिर से हत्या की कोर्ट में ना आने वाला आपराधिक मानववध बन गया। तो ये द्वितीय श्रेणी का आपराधिक मानववध है। यदि ये मानववध हत्या में गया किंतु अपवादिक दशाओं में पहुंच जाने के कारण से
हत्या की कोट में न आने वाला आपराधिक मानववध माना गया है, या फिर यह मानववध उस कार्य के परिणाम स्वरूप हुआ है जो धारा 100 या 299 में वर्णित ऊपर वाली दो दशाओं के अंतर्गत आने वाले कार्य का परिणाम है। ऊपर वाली दो दशाएं कौन सी है? यानी आपने साक्ष्य काम किया था और उस साक्ष्य काम के परिणाम स्वरूप मानव मृत्यु हुई, या आपने आशय पूर्वक साक्ष्य ऐसी शारीरिक क्षति कारित की थी जिससे मानव मृत्यु घटित हुई। अगर आपराधिक मानववध की ये जो दो श्रेणियां ऊपर की हैं, ठीक है, दो श्रेणियां ऊपर की है ये, ठीक है, और या फिर हत्या की कोटि में पहुंचा किंतु अपवादिक दशाओं में पहुंच गया मामला, इसलिए उसे हत्या नहीं माना गया बल्कि हत्या की कोट में न आने वाला आपराधिक मानववध बन गया, तो इस प्रकार का आपराधिक मानववध 304 का पार्ट 1 या 105 इसका वो भाग जो ये कहता है कि आपको आपराधिक मानववध के लिए अधिकतम आजीवन कारावास मिल सकता है, उससे आप दंडित होंगे, ठीक है। यानी 304 पार्ट 1 या 105 का वो भाग, 105 एक बार पढ़ लें जरा, देखें। कहता जो कोई ऐसा आपराधिक मानववध करेगा जो हत्या की कोट में नहीं आता है, वह यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए तो वह आजीवन कारावास, ठीक है, या दोनों में से किसी बात के कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा उन्होंने बदला है, लेकिन इसके बाद कामा लगा रहा है, ठीक है, इसके बाद कामा लग गया। और फिर कहता है यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, ये यहां पे कह रहा है, तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास जिसके अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। यानी 105 को आप दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में। ऐसे ही 304 का, ऐसी स्थिति पहले 304 को समझ देखिए, आप मेरी ओर देखिए, जितना दिखाना था हमने बोल दिया, इतना देखिए, बस उतना ही देखिए। 304 भी पहले दो पार्ट में बटी हुई थी, 105 भी अभी भी दो पार्ट में बटी हुई, यद्यपि कुछ चेंज है, वो चेंज वहां जब आएंगे तब देख लेंगे, लेकिन अभी उस चेंज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक सीधी बात, अभी न्यायमूर्ति सरकारिया दंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपराधिक मानववध को कैटेगराइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपराधिक मानववध हत्या की कोर्ट में पहुंचा तो आपको सर्वाधिक दंड मिलेगा और यह सबसे प्रथम श्रेणी का आपराधिक मानववध माना जाएगा दंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको मिनिमम आजीवन कारावास, मैक्सिमम फांसी, कुछ भी हो सकता है। और आपका काम अगर सिर्फ आपराधिक मानववध रह गया, लेकिन यह काम आपराधिक मानववध तो है, लेकिन आपराधिक मानववध इसलिए क्योंकि आपका काम आपराधिक मानववध की जो दो स्थितियां ऊपर वाली हैं, यानी साक्ष्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया काम, इसके कारण, या फिर ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया काम, इसके कारण से आपराधिक मानववध है, और या फिर हत्या, इसमें आ गया था वो काम, किंतु अपवादिक दशाओं में जाने के कारण से हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध बन गया। इन दोनों दशाओं में आप 105 का जो पहला भाग है या 304 का जो पहला भाग है, इसमें वर्णित दंड के अधिकारी होंगे आप। और इसे न्यायमूर्ति सरकारिया ने दंड के दृष्टिकोण से, ठीक है, दूसरी श्रेणी का आपराधिक मानववध ये कहा है, ठीक है ना, इसे दूसरी श्रेणी का आपराधिक मानववध कहा। और आपराधिक मानववध की तीसरी श्रेणी है, वो है जो धारा 100 या 299 की जो तीसरी स्थिति है, जिसमें आप कार्य इस ज्ञान के साथ करते हैं कि यह संभाव्य है कि मानव मृत्यु घटित हो जाए। जब आपका काम इस श्रेणी का होता है और उससे मानव मृत्यु घटित होती है,
तो ये न्यूनतम या निम्नतम श्रेणी का आपराधिक मानववध है, यह तीसरी श्रेणी का आपराधिक मानववध है दंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस दशा में आप दंडित किए जाएंगे। 105 का जो लेटर पार्ट है या जिसे 304 पार्ट 2 कहते थे, उसके अंतर्गत आप दंडित किए जाएंगे। तो न्यायमूर्ति सरकारिया ने आपराधिक मानववध और हत्या के बीच जो अंतर किया था वो दंड के दृष्टिकोण से किया था, और इस तरह उन्होंने प्रथम श्रेणी का आपराधिक मानववध उसे हत्या कहा, द्वितीय श्रेणी का आपराधिक मानववध उसे ऐसा आपराधिक मानववध जो आपराधिक मानववध की दो स्थितियां, और ऐसा आपराधिक मानववध जो हत्या में भी पहुंच गया किंतु अपवादिक दशाओं में आने के कारण से हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध माना गया। दूसरा श्रेणी का आपराधिक मानववध वो माना, और तीसरी या न्यूनतम श्रेणी का आपराधिक मानववध वो जो धारा 100 या 299 की तीसरी स्थिति में आता है। और अगर प्रथम श्रेणी का है तो 4 स्थितियों में से कोई स्थिति हो, आप 302 में ही दंडित होंगे या 103 में ही दंडित होंगे, और वो प्रथम श्रेणी का ही आपराधिक मानववध है। तो ये कैटेगराइजेशन एक दृष्टिकोण से न्यायमूर्ति मेलविल ने किया, और दूसरे दृष्टिकोण से न्यायमूर्ति सरकारिया ने पुन्नैया के मामले में यह किया। लेकिन अंतर है क्या, प्रश्न ये रहा। ठीक है, क्या अंतर आइडेंटिफाई किया किसने, न्यायमूर्ति सरकारिया या न्यायमूर्ति मेलविल ने, जिसके आधार पर उन्होंने हत्या और आपराधिक मानववध को अलग किया, और जिसके लिए उन्होंने अपेक्षा की कि इन अंतरों को आप पाएं अगर आपराधिक मानववध के कृत्य के साथ, तो आप उसे प्रथम श्रेणी का आपराधिक मानववध मान लें। वे अंतर क्या हैं, वे चीजें क्या हैं, वे परिस्थितियां क्या हैं, और उन परिस्थितियों में क्या विशेषताएं हैं, और वे धारा 300 के खंड का, खा, गा और घा में कहां पर वर्णित हैं, और उन परिस्थितियों के वर्णन का क्या प्रभाव हो रहा है, इस पर चर्चा कल करेंगे, देखेंगे।